तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मशीन किसका एग्जाम्पल है? कंज्यूमर गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, इंटरमीडिएटरी गुड्स का, या नन ऑफ द दीज? क्या लगता है आपको, मशीन किसका एग्जाम्पल है? ये कंज्यूमर गुड है, कैपिटल गुड है, या माध्यमिक माल है, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है? यस, मशीन एक कैपिटल गुड का एग्जाम्पल है। यस, मशीन रियलिटी में कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स तो वही होती है ना जो कंज्यूमर खुद यूज करता है, हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर इनकम के लिए यूज नहीं करते हैं। तो जो गुड्स मैं घर पे लाया, मैंने खुद के ऊपर यूज कर ली, वो तो होगी कंज्यूमर गुड्स। बट अगर मान लो मैं मशीन लेकर आया है ना, तो मैं उससे प्रोडक्शन करने वाला हूं, तो वो मेरी कैपिटल गुड्स के अंदर आ गई। एक रेफ्रिजरेटर है, अगर आप घर में यूज करने के लिए लाए हो तो वही रेफ्रिजरेटर अगर आपका कंज्यूमर गुड्स है। अगर वही रेफ्रिजरेटर अगर आप दुकान में लगाने के लिए यूज कर रहे हो या फैक्ट्री में फर्दर प्रोडक्शन में आपका काम आने वाला है, तो वही रेफ्रिजरेटर आपका कैपिटल गुड्स में भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जर्नली हम मशीन की बात करें तो मशीन तो एक कैपिटल गुड्स के अंदर ही कंसीडर होने वाली है। तो बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, द सपोर्टर ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी भाई, जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो सपोर्टर है वो कौन है? कार्ल मार्क्स, या एडम स्मिथ, या जेएम किन्स, या मार्शल? यस, मिक्स्ड इकोनॉमी का सपोर्टर यस, जेएम किन्स। ठीक है, सी। ये क्वेश्चन अगर आपको पहली बार स्टडी करने को मिल रहा है तो इसको आप मार्क कर लेना। जो सपोर्टर है मिक्स्ड इकोनॉमी की कौन है? जेएम किन्स। थर्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी इज टर्म्ड को एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग। मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्न के सह अस्तित्व को कहा जाता है? लोक, निजी और सरकारी सहकारी क्षेत्र, या पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, या प्राइवेट एंड ज्वाइंट सेक्टर, या एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर? यस, पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। यस, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ए बनने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या है? उदारीकरण से क्या मतलब है? रिड्यूसिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, या रिड्यूसिंग कंपटीशन, या रिलैक्सिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, या फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट? यस, नियंत्रण। यस, नियंत्रण के तंत्र में जो हमारा जो कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है उसमें थोड़ा हम ढील दे देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ला देते हैं। तो दैट इज लिबरलाइजेशन का जो रियलिटी में मीनिंग है। ठीक है, तो ये अपने को पता है ना कि आर्थिक सुधारों के अंदर आया था ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसी में से हमारा ये है लिबरलाइजेशन। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? उदारीकरण। तो इसे हम क्या करते हैं? गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है उसको हम कम कर देते हैं ताकि लोग आगे आए, अच्छे से काम करें। तो इसका एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर और टेरिटरी सेक्टर, इन तीनों के ऊपर बहुत अच्छा इंपैक्ट आता है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच इकोनॉमी द कंज्यूमर इज कॉल्ड द एम्परर। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट या राजा कहा जाता है? समाजवादी में, मिश्रित में, पूंजीवादी में, या इनमें से कोई नहीं? सोशलिज्म, मिक्स्ड, या कैपिटलिज्म? आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जहां पर हम कंज्यूमर को राजा कहते हैं, सम्राट कहते हैं? यस, एग्जैक्टली राइट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर ही। यस, कैपिटलिज्म, इसी के अंदर हम कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? राजा बोलते हैं, किंग। क्योंकि हम वो नहीं बनाते जो हम बेच सकते हैं, हम वो बनाते हैं जो सामने से डिमांड आ रही होती है, जिसका सामने वाले को जरूरत है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है। ठीक है, जो वो डिमांड करता है हम वो बनाते हैं। आगे देखो, When the first 5-year plan was started in India, इंडिया में 5-year प्लान पहला कब स्टार्ट हुआ था? ये क्वेश्चन तो हमारा पहले भी रिपीट हो चुका है, सीधा आप इसका आंसर दे सकते हो, 1951।
ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले बहुत बार रिपीट हो रहा है, ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे है, इंडिकेट द मोस्ट पॉपुलर रूट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रिसेंट डिकेड्स। अभिनव दशकों में भारत सरकार द्वारा निजीकरण के लिए अपनाया गया सबसे अधिक लोकप्रिय रास्ता दर्शाइए। मैनेजमेंट एम्प्लॉय बॉयकॉट, या स्वतःस्फूर्त निजीकरण, या क्रॉस होल्डिंग्स, या स्ट्रेटेजिक सेल, स्पॉन्टेनियस प्राइवेटाइजेशन। क्या लगता है आपको? पॉपुलर रूट ऑफ प्राइवेटाइजेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इन द रिसेंट डिकेड्स। यस, most popular route of privatization. Yes, strategic sale, रणनीतिक विक्रय। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से कौन सा नीति आयोग द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण या अप्रोचेस में शामिल नहीं है? मैं इन 4 बातों में से एक ऐसी अप्रोच है जो हमारी नीति आयोग द्वारा शामिल नहीं है। 5 ईयर प्लानिंग अप्रोच, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, या 7 ईयर एजेंडा स्ट्रेटेजी, या 15 ईयर विजन। यस, रियलिटी में जो नीति आयोग के अंदर ये तीनों की तीनों बातें आती हैं, ABCD, बट ये नहीं है, बट ए ऑप्शन नीति आयोग के अंडर में नहीं है ये। ठीक है, 5 ईयर प्लानिंग जो अप्रोच है ये नहीं है, ये योजना आयोग का था। ठीक है, Which of the following is not the primary objective of the industrial relation the labor laws? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध तथा श्रम कानूनों का प्राथमिक लक्ष्य नहीं है? मेंटेनिंग सोशल इक्विटी, या प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रीज, या इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, या प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमको बताना है कि इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज का कौन सा प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आप जो भी क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन का नंबर जरूर मेंशन किया करें, क्योंकि कंटिन्यू काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं, तो क्वेश्चन के आंसर के साथ क्वेश्चन का नंबर जरूर मेंशन किया करें। यस, बी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी इंडस्ट्री, तो ये हमारा फीचर नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन द लेबर लॉज है उसके अंदर हमने क्या देखा था, जो सोशल लेवल पर हमको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, या इंटरनेशनल लेवल पर हमने यूनिफॉर्मिटी बना के रखनी है, ये भी करना है, सब करना है, बट हमारा टारगेट ये थोड़ी ना था कि हम क्रेडिट फैसिलिटीज देने वाले इंडस्ट्रीज को, तो ये टारगेट हमारा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, द जी बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन्ड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स? मार्केट अट्रैक्टिवनेस द बिजनेस पोजीशन, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस द मार्केट पोजीशन, या इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड द कंपनीज मार्केट, या कंपनीज ग्रोथ रेट एंड द इंडस्ट्रीज पोजीशन। किन मापदंडों पर व्याख्या की गई है, कौन से पैरामीटर्स पर? यस, मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस पोजीशन। ए क्वेश्चन आया हो तो थोड़ा इसको मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है, अधसंरचना के विकास को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है? हाई लेवल ऑफ प्री रिसीव्ड पॉलिटिकल रिस्क, हाई लेवल ऑफ संक कॉस्ट, या हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड द कॉस्ट ओवर रन, या इंट्रोडक्शन ऑफ कंपटीशन इन ऑल सेक्टर्स। Yes, introduction, D, introduction of the competition in all sectors। ठीक है, सभी क्षेत्रों में अगर हमारा कंपटीशन शुरू होने से
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो विकास होता है वो धीमा नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन होने से क्या होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। तो अगर ये हमारे पास होता भी है तो हमारी ग्रोथ डाउन थोड़ी ना होती है। जबकि रिस्क की वजह से या हाई लेवल की डूबी हुई की लागत है या टाइम या कॉस्ट के अंदर अगर हमारी वृद्धि होने वाली है, इंक्रीज होने की कोई भी संभावना है ना, तो इससे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट या ग्रोथ इनफैक्ट इफेक्ट हो सकता है, बट इसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन जब जब बढ़ेगा ना, तो कंपटीशन बढ़ने से रिसर्च डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ज्यादा होती है। आगे देखिए, इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर, कोटास, इंपोर्ट बैन्स, एक्सपोर्ट कंट्रोल या एंटी डंपिंग लॉज। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क रहित व्यापार व्यवधान है? कोटा, आयात प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण या डंपिंग रोधी कानून। यस, इंपोर्ट बैन्स। ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अगर हम आयात परिबंध की प्रतिबंध की बात करें या गैर प्रशुल्क व्यापार की बात करें, तो ये सारे व्यवधान होते हैं। ठीक है, ये सारे व्यापार के व्यवधान हैं। जबकि ये कोटा और एक्सपोर्ट कंट्रोल की बात करें या एंटी डंपिंग लॉज की बात करें ना, तो ये सारे प्रशुल्क व्यापार व्यवधान हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण स्थापित करते समय क्या उद्देश्य होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित करते समय क्या उद्देश्य होता है? सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय हित, उपरोक्त सभी या श्रमिक कल्याण। जब भी हम पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? यस, सारा ही होता है, सामाजिक कल्याण भी है, राष्ट्रीय हित भी है, श्रमिक कल्याण भी है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर डी ही होगा। आगे देखते हैं, पूंजी की कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एवं आय और संपत्तियों की असमानताएं, ये कुछ विशेषताएं हैं। ये किसकी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की है, समाजवादी की है, विकासशील अर्थव्यवस्था की है, विकसित अर्थव्यवस्था की है? किसकी है? पूंजी की कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता एवं आय और संपत्तियों की असमानताएं, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, विकासशील अर्थव्यवस्था की या विकसित अर्थव्यवस्था की? यस, सी, विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब तो समझते हैं ना, जो विकसित तो नहीं है किंतु विकसित होने की डायरेक्शन के अंदर होता है, गतिशील है, डायनेमिक है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आर्थिक उदारवाद का प्रारंभ कब हुआ था? का आरंभ हुआ, भारत में आर्थिक उदारवाद का आरंभ हुआ लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तनों द्वारा, या विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के लिए पर्यावरणात्मक अड़चने दूर करके, या आयात कर की दरों में महत्वपूर्ण कमी करके, या उपरोक्त सभी? यस, लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का शुरुआत कब हुआ, इसके परिणामस्वरूप ये सारे के सारे डिफरेंसेस आए थे, ये सारे चेंजेस आए थे। लाइसेंस देने की नीति में पर्याप्त परिवर्तन और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, और जो हमारा आयात कर की दरों में महत्वपूर्ण कमी करके, ये सब हुआ है। यस, नेक्स्ट देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का संतुलित विकास, या ग्रामीण एवं क्षेत्रीय शहरी क्षेत्र का सम्मिलित विकास, या ग्रामीण तथा शहरी गरीबी के मध्य संपत्ति का बराबर विभाजन, या निजी एवं सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व? क्या लगता है, मिक्स्ड इकोनॉमी? यस, से तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यस,
आगे देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है? राज्यों को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना, या सार्वजनिक सेवा प्रदान करना, या क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना, या औद्योगिकरण का आधार प्रदान करना। यस, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये तो है, सब है, ये नहीं है, है ना? राज्यों को अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करना, ऐसा तो नहीं है ना?